नाज़रीन नाज़रीन कराम, मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी रंग जो इख्तियार करते जा रहा है वो तो सबके सामने है। इमरान खान ने कहा कि हफ्ते को मैं गोया काल दे रहा हूँ, लोग इकट्ठे हों, ट्रायल कर रहे हैं वो कैसा होगा क्या नहीं होगा। राना सनाउल्लाह को धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं, और कोर्ट में वो उन्होंने एक तरह की माजरत कर दी है। कोर्ट उनको छूट दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जाएँ असम्बली में बैठें, वहाँ फैसला करें। उसके बारे में पता नहीं उनकी क्या राय बनती है, क्या नहीं राय बनती है, क्या सूरत हाल है, कैसी सूरत हाल है, इसी पर हम बेसिकली गुफ्तगू करना है। लेकिन हमारे साथ सेनेटर निसार खोड़ साहब हैं और उनसे मैं लाजमी तौर पर सिंध के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। निसार खोड़ साहब से मैं 40-45 साल पहले गालम शायद इससे भी ज़्यादा ना हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे लाड़काना ही में इनकी मेज़बानी का शरफ हासिल हुआ था, उस वक्त से इनसे न्याज बनती है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, कानूनदान भी बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह जेजुआई के से ताल्लुक़ है इनका, और हमारे साथ तो उनका खासा ताउन रहता है और उनकी राय जो है हम सुनते रहते हैं। इसके अलावा अहमद अवैस साहब एडवोकेट जनरल पंजाब और शैब शहीन साहब जो सदर रहे हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन इस वक्त मैं सबसे पहले निसार खोड़ साहब से सिंध की सूरत हाल के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो इस वक्त भी पार्टी मीटिंग में बैठे हुए इन्हीं मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खोड़ साहब। जनाब यारी से खैरियत है। माफ कीजिएगा, जरा पार्टी की मीटिंग चल रही थी, मैं उठ के आ रहा हूँ। जी वो मुझे पता चला है। क्या सूरत हाल है इस वक्त सिंध की? आपके लाड़काने का क्या हाल है, बाकी इलाकों का क्या हाल है, पूरे सिंध में आप तो वाकिफ हैं, क्या क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा नजर आता है आपको? देखिए, ये तो सबको पता है कि बारिशें बेइंतहा हुई, ठीक है। नवाब अपना जो सिंध में बारिशें हुई सो हुई, लेकिन बलूचिस्तान की बारिशों ने उसके पानी ने हमें और ज्यादा डुबो दिया। अब दरिया का पानी तो वैसे भी कोई मसला नहीं था, और दरिया के पानी ने कोई हमें तंग नहीं किया था, और वो पानी उतर भी गया है, लेकिन बारिशों का पानी जो है वो जमीनों में जो खड़ा है उसका इंतजार है कि वो जमीनों से पानी निकले तो हम कोई अपना फसल लगाने की कोशिश करें, और फसल लगाने के इंतजार है। अक्टूबर के महीने में फसल लगना शुरू होती है। अभी तक अगर पानी खड़ा हो जाएगा तो ये फसल या तो ना हो पाएगी या लेट हो जाएगी। क्या स्कीम बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आलमी सतह पर सबसे मदद की अपील की है, किया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान में रह के क्या कर सकते हैं? पानी कैसे खुश्क होगा? ये देखिए, पानी निकालने का तरीका तो वही लोकल होता है ना। वहाँ हमने पानी की वजह से मंशर लेक को भी कट दिया कि वहाँ से पानी जो पहुंच रहा था मंशर में, वो पानी कट की वजह से दरिया में चला जाए और आहिस्ता आहिस्ता करके पानी की सतह नीचे आ जाए। जो यहाँ पानी आया था वो बेइंतहा है। इंटरनेशनली सबने नोटिस किया है, आपको पता है कि सबने महसूस किया है कि पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है, ठीक है, सिंध की बुरी हालत है। तो ये टाइम थोड़ा लगता है पानी निकालने में, लेकिन हम उसमें लगे हुए हैं कि पानी निकले, क्योंकि इसी से फिर कल की उम्मीद बढ़ेगी और लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, फसल लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो हम भरपूर कोशिश में हैं और कोशिश है कि 10-15 दिन में सूरत हाल बेहतर हो जाए। अच्छा, ये आपकी बात ठीक है, सिंध के बारे में तो मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन दूसरा सवाल कि इमरान खान कहते हैं हफ्ते को इस्लामाबाद में निकलो, मतलब ट्रायल के तौर पर अभी वो कह रहे हैं, जब उस जलसा वो रेंजा खां में करेंगे, अदालतों से माफी मांग रहे हैं। अब क्या देखो, लगता है? बात सुने सर, इमरान खान पे अब तो बात करना फजूल सी लगती है। उसकी किसी बात पर भी खड़े होने की हिम्मत नहीं है उसको। पहले कहा माफी नहीं मांगूंगा, फिर माफी मांग ली। मतलब जो भी कुछ है वो उसको रीजनेबल रहकर एक मौक़िफ़ उठाना चाहिए जिसपे वो मुकम्मल रह सके। ठीक है, अगर कोई मुकम्मल नहीं रहता और हर वक्त उसको यू टर्न लगाने की बात होती है तो कोई आदमी उस पर भरोसा नहीं करेगा। ठीक बात। परसों उसने कहा कि जी शनिचर को निकलो, आज अखबार में लगा पड़ा है कि शनिचर को देखेंगे कि कम हम निकल रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आया शनिचर का दिन है जिसपे ये सब कुछ, ये हफ्ते वाला दिन, उसी पे सब कुछ करना है इसने, या उस दिन फिर थोड़ा सा ट्रायल करेगा और फिर कोई और अनाउंस करेगा? समझ में नहीं आ रहा उसकी बात। उसको मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला या उसकी राय जो है उसको माननी चाहिए। सेनेट में वैसे ही वो अटेंड करते हैं,
सेनेट में उसके सेनेटर्स वैसे ही आते हैं। आज फैसल जावेद ने कहा है कि मैं जी आपके सुप्रीम कोर्ट की राय से मुत्तफिक हूं। फवाद चौधरी साहब जो अचानक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं वो इसके मुखालिफ हैं। अब ये खुद अपने अंदर जो है मुख्तलिफ ख्याल लोग बैठे हैं और एक कोई पॉलिसी बना नहीं पा रहे हैं। किसी ने किसी के रोब में आके इमरान खान साहब उसमें कर देते हैं। अब उन्होंने कतन तौर पे कहा था मैं किसी सूरत में असेंबली में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपको याद हो तो धरने में खड़ा हुआ था, एपीएस पे उसने हमला हुआ, एपीएस पे हमला होने के बाद अचानक खुद असेंबली में अंदर चले गए, जिस असेंबली को वो गालियां देते थे। आज भी असेंबली को नॉन रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। आज की असेंबली को भी वो नहीं मानते। नहीं तो असेंबली तो असेंबली है, मेजॉरिटी ने वोट किया किसी को, वजीर आजम बन गया वो, इसको आप आ जाओ, बैठ जाओ, अपोजिशन में बैठ जाओ और जरा और खुले अंदाज में बोलो, हमें भी कुछ सुनने का मौका मिले, हम भी आपको जवाब देने की कोशिश करें। तो इनको मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट कोई एतबार नहीं है। आप सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल करते हैं। कामरान मुर्तजा साहब आप क्या कहेंगे? माफी मांग ली इधर से हफ्ते की काल का पता नहीं क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, और लड़ाई उनकी लगता है कि हुकूमत से नहीं है, आपसे नहीं है, अब एस्टेब्लिशमेंट से है। गीदरों का शेरों का लीडर गीदर कह रहे हैं, इस हद तक पहुंच गए हैं वो। अब उसमें ऐसा है कि मुझे जो लगता है, मैं हेलो, मैं अपनी जमात का मौक़िफ़ नहीं दे रहा, मैं अपने जिस इत्तेहाद में शामिल हूँ उसका मौक़िफ़ नहीं दे रहा, मगर ज़ाती तौर पे एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो है मुझे लगता है कि इनकी जो लगामें हैं वो किसी और के हाथ में। और जिस कुछ ऑडियो का मसला आ रहा है। शुएब शहीन साहब, आप क्या कहते हैं? मैं कामरान मुर्तजा साहब की तरफ दोबारा आता हूं ताकि आवाज साफ कर लें ये लोग। आप क्या कहते हैं इस सूरत हाल पर जो उन्होंने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद में पहले हफ्ते को कहा था, फिर कहा था फैसला करें क्या करना है, रीम जा खान में जलसा है, कोर्ट से माफी मांग ली, अब क्या नक्शा क्या नजर आता है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है 5 से 6 महीने, जो 4-5 महीने पिछले गुजरे हैं अप्रैल से ऑनवर्ड और मार्च से स्पेशली अगर कहें जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है, तो उसके बाद से बहरहाल इमरान खान साहब तो अपने जलसे, अपने प्रोग्राम, अपने पब्लिक में जा रहे हैं और पब्लिक में जाने का सिलसिला उन्होंने किसी मौके पर भी नहीं रोका। इसके बावजूद कि 24-25 मई वाले वाक़े में जिस तरह तशद्दुद हुआ, जिस तरह चादीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ और पामाली हुई, और जिस तरह लोगों को गिरफ्तारियां हुई, वकीलों को गिरफ्तार किया, तशद्दुद किया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास हम पटिशन लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पटिशन के ऊपर वो ऑर्डर्स भी जारी किए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज हैं, जिसमें रास्तों को रुकावटें पैदा करना, लोगों को गिरफ्तारियां करना, पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे लोगों को जेलों में डालना, चारदीवारी को पामाल करना, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके बाद भी खान साहब पब्लिक के पास गए और पब्लिक ने उनको रेस्पॉन्ड किया। आपने देखा पंजाब गवर्नमेंट उनके हाथ से निकल गई थी, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शंस हुए, तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन हमजा शहबाज के होते हुए, उसके चीफ मिनिस्टर होते हुए और बकौल इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट भी उसमें उनके जो लोग थे वो उनके साथ नहीं थे, बल्कि लोगों को डराना धमकाने वाली बातें भी थीं। इस सब कुछ के बावजूद 20 सीटों में से वो 15 सीटें जीत गए। तो ये, और कराची वाला जो सीट थी वो भी बड़ी लीड से 2/3 मेजॉरिटी से वो जीते, और इसके बावजूद कि वहाँ वो जलसा करने भी नहीं गए। तो ये तो बाज़ाहिर शो होता है कि पब्लिक उनके साथ खड़ी है और यही वजह है कि वो पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। दूसरी बात है कारकर्दगी जो पीडीएम की थी, अगर वो कुछ बेहतर होती तो शायद इमरान खान साहब को इतनी जल्दी इतनी पजीराई ना मिलती जितनी अब मिली है। लेकिन चूंकि पीडीएम अपना जो एजेंडा इमरान की लड़ाई पीडीएम से है या एस्टेब्लिशमेंट से है? कुछ लोग कहते हैं कि लड़ाई तो एस्टेब्लिशमेंट से है। देखे ना जी, पीडीएम को लाने वाले कौन है, पीडीएम को सहारा देने वाले कौन है, पीडीएम का साथ देने वाले कौन है? वो कहते हैं इमरान जब आया था तो तब भी वही लाए थे। मैं सवाल पूछ रहा हूं, यही होगा। अगर वो लाए थे
तो फिर उनके खिलाफ भी बातें होती थी। आज अगर इनको लाए हैं तो उनके खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ फिर बातें होती हैं। अच्छा, तो आफ्ताब नेचुरली जहांगीर साहब हमारा तो हमारे पहले साथ दिन मौजूद से है, उनसे हमारा, बात मैं उनको भी शामिल करना चाहता हूँ। मेरा आफ्ताब तो जहांगीर साहब, आप सुन रहे हैं? जी आफ्ताब जहांगीर साहब, तो आप सुन रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ मीर साहब, अच्छा, सुन रहा ये हूँ। शैब शहीन साहब जो कह रहे हैं, जितनी बात कर रहे हैं, इससे पहले निसार खोड़ साहब कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? एक कॉल भी दी है और कोर्ट से माफी भी मांग रहे हैं, क्या रवैया क्या है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मेरे तीनों दोस्तों को जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है उनको मेरा सलाम। देखिए मीर साहब, आप बहुत संजीदा और सीनियर तरीन सहाफियों में से हैं और माशाल्लाह आपकी एक बड़ी गहरी निगाह भी होती है। देखिए बात यह है कि इदारों के सामने, अदालत के सामने, खास तौर पे अदालत के सामने किसी बात का एतराफ कर लेना कोई बड़ा जुर्म नहीं है। उन्होंने ये कहा रोस्टम पे, पिछली हेयरिंग में भी कहा था कि जी आप मुझे इजाजत दें रोस्टम पे आने की, उन्होंने नहीं दी चीफ जस्टिस साहब ने। और इस दफा जब मौका मिला तो उन्होंने ये कहा कि जी मैंने जो बात कही थी उसी पर मैं कायम हूं। मैंने ये बात कही थी कि जी मैं एक्शन लूंगा, और एक्शन ये नहीं होता कि जी मैं अगर कहूं कि मीर साहब से के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा तो उसके लिए मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। कानून अगर इजाजत देगा तो मैं कर लूंगा, अगर कानून इजाजत नहीं देगा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरह उसको पेश किया गया और उसको बहुत ही मतलब एक अजीब सूरत हाल के अंदर पेश कर दिया गया कि दहशतगर्दी की दफात भी लग गई और पता नहीं क्या क्या हो गया। तो उसके बाद हालांकि दहशतगर्दी की दफात जो है वो तो जो जिनको माजी में नहाई करार दिया गया था या उन पर वो हुआ था, तो वो जुमले तो नहीं कहते कि मैं तुम्हें भी देख लूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी देख लूंगा और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। मैं तो इस तरह की थ्रेट तो नहीं थी। उन्होंने कहा था वो तो कराची की जुबान है ना। अच्छा, कराची की जुबान में ना। नहीं मीर साहब, कराची की तो जुबान है, लेकिन पठानों की जुबान उससे ज्यादा भी सख्त होती है। लेकिन उन्होंने कहा था कि जी मैं एक्शन लूंगा। बहरहाल जब उसको देखा गया और कहा गया कि जी महसूस ऐसा हो रहा है कि हम कोई दहशतगर्दी करने जा रहे हैं उस जज साहिबा के खिलाफ, तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था और ये बड़ापन है। इसका मतलब कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ शायद लाइन हमारी दुरुस्त हो गई है, उनसे वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इनके पीछे किसी और का हाथ लगता। क्या आप क्या फरमा रहे थे कामरान मुर्तज़ा साहब? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनके पीछे किसी और का हाथ है। वो किसी एक फ्रीक्वेंसी पे उनको किसी वक्त ऑन कर देते हैं और वो फ्रीक्वेंसी पे जो है ना वो कुछ बोलना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना उसका जो रिएक्शन आता है उसको एग्जामिन किया जाता है और वो एग्जामिन करने के बाद फिर देखा जाता है अगर मामला ठीक चल रहा है तो फिर उसको जो है ना वो आगे चलाते हैं, वरना उसको उनको सारी करते वक्त जी स्टाइल उनका जो है वो मौला जट वाला रहता है, सुल्तान राई साहब वाला, मौला जट वाला। और वो उस मौला वाले और सुल्तान राई वाले स्टाइल में वो आते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं जिसमें अदारों के लोग भी होते हैं। और फिर जब देखते हैं कि मामला जो किसी और नहज पे निकल गए, तो गड़बड़ हो गई है, तो फिर क्या उनका अपना स्टेटमेंट आ जाता है या पार्टी के किसी दोस्त का उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि इनका ये मतलब नहीं था। फिर उसके बाद वजाहतें चल जाती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ऐसी टीम बैठी हुई है जो 1 मिनट में वो हजारों के करीब जो है मैसेजेस निकाल देती है, तो फिर उसका जो है कुछ और इंप्रेशन जो है और भी कर दिया। जी मेरा ख्याल है आवाज़ में फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरा ख्याल में हम एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आवाज़ें भी दुरुस्त कर लेंगे और बाकी साथियों को शामिल करेंगे। निसार खोड़ो साहब एक मीटिंग से उठ के आए हुए हैं, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और चाहेंगे कि उनकी राय आ जाए। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब की राय 2 बार कटी है, इनसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। शैब शहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ जहांगीर आफ्ताब साहब भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, उनकी राय भी लेंगे एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सूरत हाल की, जो मुल्क की सूरत हाल है। पहले हमने सिंध की सूरत हाल पर निसार खोड़ो साहब से बात की और थोड़ी सी बात हमने की मौजूदा सूरत हाल पर। बस मैं तफसील के साथ उनसे दोबारा बात करना चाहता हूँ। खोड़ो साहब मुझे ये बताइए कि सारी गुफ्तगू आपने सुनी, शैब शहीन साहब की गुफ्तगू सुनी, आफ्ताब जहांगीर साहब की गुफ्तगू सुनी, सब कुछ ना कुछ जवाब पेश करते हैं। स्टेट को बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, सैलाब का चैलेंज भी है, मईशत का चैलेंज भी है और सियासत भी डामाडोल कर रही है। लगता है कि लड़ाई उनकी
एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। वो कहते हैं ठीक है एस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई है उन्हें, तो लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से होगी, और वो कहते हैं कि इनको भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर कि क्या कैसे चलेगा मुल्क ये? सर मैं गुजारिश करूं कि अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि जी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई और ये हुई वो हुई, मैं इसको नहीं मानता। हम आज़ाद मेंबरान हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान कहते हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया और उसकी तौसीक की है सदर आरिफ अलवी ने। सदर आरिफ अलवी ने बयानात दिए कि नो कॉन्फिडेंस के पीछे किसी का इशारा नहीं था। अब ये पीटीआई इस चीज को गोल कर रही है। मैं आरिफ अलवी साहब की बात को क्यों ना मानूं, मैं इनकी बात को क्यों मानूं कि ये साजिश क्यों होगी? उनके अपने लोग निकले, उनके एलाइज निकले और वो अपने लोगों को संभाल नहीं सका और यकीनी तौर पर नो कॉन्फिडेंस तो आना ही आना था। इसको मैं उस नुमाइंदे जो इलेक्टेड हैं उनकी हैसियत को मैं जीरो क्यों करूं कि वो किसी के इशारे पर उठते हैं, इशारे पे बैठते हैं, इशारे पे उठते हैं, इशारे पे बैठते हैं। आरिफ अलवी ने ये कह के सीधा सीधा कह दिया कि जी नो कॉन्फिडेंस के पीछे किसी का इशारा नहीं था, पीटीआई को चुप हो जाना चाहिए इस बात पर। दूसरी बात थी जजों की बात अपनी जगह पे, उसने माफी मांगी नहीं मांगी, कंडीशनल मांगी नहीं मांगी, आया नहीं आया, इसको मैं इतनी अहमियत नहीं देता हूं। बात यह है कि उन्होंने दो बातें बड़ी खौफजदा कही। एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुकर्रर करने के लिए उनकी इंटेग्रिटी को सवाल बना लिया। जो आएगा वो इनके काम करेगा, मींस कि जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए उसकी इंटेग्रिटी सवालिया करने की कोशिश की है, जो इदारे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ये जो इदारा है जिसको हम सब मानते हैं कि हाँ हमारे अफवाज पाकिस्तान के दफा के लिए जरूरी हैं, उसको उन्होंने जो इशारा बनाया, उसको जो निशाना बनाया, वो ज्यादा खतरनाक बात है। वो ज्यादा खतरनाक बात है कि वो इतना कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं इदारे को। दूसरी बात इन्होंने कही कि इलेक्शन जल्दी कराओ अपनी जगह पे, लेकिन इसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंटिन्यू करो। अब इलेक्शन का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ क्या ताल्लुक है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में रहेगा। इलेक्शन के साथ इसको नथी करने की क्या जरूरत है? इलेक्शन तो आजाद इलेक्शन कमीशन है, उसको आजादी के साथ काम करने दिया जाता रहना चाहिए। ये क्या बात हुई कि जी इलेक्शन के साथ उसको नथी कर दिया? आपने खुद ही जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी 4 साल की, आप फिर उसको जानवर कहते हैं, आप उसको फिर वही कहते हैं न्यूट्रल, और न्यूट्रल तो कोई नहीं होता, वो जानवर होता है। ये बातें ज्यादा खतरनाक है। ये बातें जो ठीक बात आपकी बिल्कुल आ गई। कामरान मुर्तजा साहब, अब आवाज मेरा ख्याल आपका बेहतर आ रही है, आप इस पे क्या तफसील के साथ कमेंट करें, आप क्या कहना चाहते हैं? जाके मैं शोएब शाहीन साहब से भी और आफ्ताब जहांगीर साहब से भी पूछूं कि उनका नुक्ता नजर क्या है। जी कामरान मुर्तजा साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपकी आवाज? आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे हैं सियासत में या मुल्क में, वो उसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटली ऐसी तकसीम की सूरत में निकलेगा, ऐसी चीज जो है ना वो सामने आएगी, जो चीजें जो हमारे जिन चीजों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन समझा जाता था, उसका डिसिप्लिन जो है ना वो कहीं ना कहीं पे जो है ना वो उसके हवाले से जो है वो सवालात पैदा होना शुरू हो गए। और ये इस मुल्क में मामला में यहाँ पे आगे पैदा हो रहा है। जाफर तो ऐसी वो इस वक्त जो है वो शायद पार्लियामेंट में क्या लग रहा है, मामला जो है यहाँ जो है आवाज फिर कटने लगी है। मेरी आवाज में शायद कोई प्रॉब्लम वहां पे रास्ते से आ रहा है। हाँ, कोई रास्ते से प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अब ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। तो अगर ये रुकी ना तो फिर आज तो ये इमरान खान साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं, कल हर जगह पे ये इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी।
और आपके डिसिप्लिन अदारों के हवाले से बातें शुरू हो जाएंगी, उस वक्त जो है ना फिर इससे भी ज्यादा मुल्क में अनारकी और फिर मसाइल जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो जो चीजें रोकी जानी चाहिए और जिस वक्त रोकी जानी चाहिए उसी वक्त रोकिए, और अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर ये बात जो है ना वो दूसरों के मुंह में भी चली जाएगी और फिर आप उनको रोक नहीं पाएंगे। ये कल एक शख्स जो है ना वो कर रहा था और उसको आप परमिट कर रहे थे, उसकी कोई भी रीजंस हो सकती हैं, मगर उसके बाद अगर ये बात और मजीद 10-15 लोगों के हाथ चली गई या उनके मुंह में चली गई, फिर आप किसी से इसका रोका जाना जो है। ठीक बात आपकी, ठीक बात। शाहीन साहब से पूछने से पहले मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि भाई सूरत हाल पे क्या कहते हैं, उनका पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनता है कि अगर ये बातें एस्टेब्लिशमेंट के बारे में यूं कही जाती रहीं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? अच्छा मीर साहब, अभी मुर्तजा भाई ने एक बात कही आपके इसका आवाज कटने से पहले, जब उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान खुद कुछ नहीं कर रहा, उसके पीछे कोई लोग हैं जो उसकी डोरियों को खींच रहे हैं। तो यकीनन पाकिस्तान में जब इस किस्म की बात होती है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही होती है कि जी इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है जो उन्हें ये करवा रही है, उनसे ये करवा रही है। मेरा ख्याल है कि ये समझ रहे हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने जब अपना काम किया और जिनको लेकर आए, इन लोगों को लेकर आए, तो उनसे वो उम्मीदें और वो जो थी तवक्कुआत वो पूरी नहीं हुई, तो अब उन्होंने शिफ्ट कर लिया। ये मेरे ख्याल में कामरान भाई ये बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये, क्योंकि देखिए अभी आपके सामने ही कहा है ना उन्होंने। अच्छा दूसरी बात ये कि निसार खोड़ो साहब, मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं तो इनको बहुत सीनियर और बहुत तजर्बेकार और अपना दोस्त समझता हूँ, मेरे सूबे से ताल्लुक है इनका, निसार खोड़ो साहब से। तो लेकिन ये कि उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई। वो कहते हैं कि जी फौज को इन्वॉल्व कर दिया, फलाने को कर दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए बात ये है, हमारा कहना ये है कि हम ये कहते हैं कि हर इदारा अपनी जगह पर काम करता रहे, हर इदारा हमारे लिए मुकद्दम है, हम हर इदारे की इज्जत करते हैं, हर इदारे का किरदार है। और पाकिस्तानी फौज, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो असल में ये कहना ये चाहते हैं पाकिस्तानी फौज हमारे सर का ताज है, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और उसको जितना मजबूत होगा इतना ही वो पाकिस्तान मजबूत होगा। उसको हम जो है इस तरह सियासत में लेकर आते हैं तो वो मुनासिब नहीं है, चाहे वो कोई भी लेकर आता हो। ठीक बात। अच्छा मैं उसमें कोई वो नहीं कह रहा कि चाहे वो कोई भी लेकर आता हो, पाकिस्तानी सियासत के अंदर जिन का भी किरदार है उनको चाहिए कि अपने इदारों को मलाइन ना करें, अपने इदारों को अपनी सियासत के अंदर मत खींचें, बल्कि उनको मजबूत करने की कोशिश करें। और इसी तरह सियासत और इदारों को भी चाहिए कि वो अपने आप को बिल्कुल साबित करें कि वो इंडिपेंडेंट हैं और उनके जिम्मे जो काम है वो वही कर रहे हैं। ठीक बात। आपकी बात पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शाहीन साहब, आप क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पर? कानूनी भी है, सियासी भी है, और मुल्क की सलामती का मसला भी इससे दो चार है, और मुल्क में सैलाब भी आए हुए हैं और हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए मीर साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम गंभीर सूरत हाल में फंसे हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में इस कदर पोलराइजेशन है, उसका असरात आम आदमी तक पहुंच चुका है और आम आदमी जो है वो भी पोलराइज्ड हो चुका है। पहले हमारे यहाँ मजहबी, सूबाई और हर तरह की पोलराइजेशन मौजूद थी। अब जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है वो वर्स्ट काइंड ऑफ पोलराइजेशन है। इस वक्त मैं समझता हूं कि मईशत बिल्कुल तबाही के दाने पे पहुंची हुई है। 1/3 मुल्क आपका सैलाब में डूबा हुआ है। अब इन हालात में और पॉलिटिकल मजीद अनस्टेबल करने या होने की कोई हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, हल क्या है। अब हल के लिए ये जरूरी है, देखिए ना, परसेप्शन है इस वक्त मुल्क में कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उसके साथ हमारी एस्टेब्लिशमेंट, तमाम मुख्तदर इदारे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम वो लोग जो इससे मुताल्लिक़ लोग हैं, सारे के सारे एक तरफ हैं और इमरान खान और अवाम एक तरफ है। ये परसेप्शन है। अब इस परसेप्शन में दूरी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसको हमने कम करना है और खत्म करना है। खत्म तो नहीं हो सकती, कम करना है। उसके लिए कुछ लो और कुछ दो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ कर करना पड़ेगा। इमरान खान का मुतालबा है कि मुझे डेट दें। अगर डेट आपने अगस्त में इलेक्शन कराना है तो पार्टीज को बैठ के करना पड़ेगा। तो इमरान खान बैठने को तैयार हैं?
वो तो देखें, उन्होंने तो कह दिया कि आप मुझे इलेक्शन की डेट दो, मैं वापस भी आने को नहीं, तैयार तो हूँ, जब बैठने को भी तैयार हूँ। मसला तो डेट पर ही है ना। देखे ना देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने जो जुलाई अगस्त में इलेक्शन कराना है, आप 4 महीने पहले करा सकते हैं, 3 महीने पहले करा सकते हैं। सैलाब आया हुआ है, कुछ ये सरेंडर करें, कुछ वो सरेंडर करें। चले ठीक है, सैलाब ये 2 बात तो महीने में अल्लाह करे खत्म हो जाएगा। ये बात तो काम फाहम आप तफहीम मार्च से में कर तय सकते होगी ना, हैं। कि ये बैठ के तय होगी मैं ना। वही कह रहा हूँ ना, फार्म और तफहीम के लिए ये जरूरी है। आप सेकंड उनको एक बात कह दे प्राइम मिनिस्टर कि जी मैंने इलेक्शन की डेट देनी है, सेकंड लीडरशिप इनके बाकी क्या रह गया, बाकी क्या रह गया? मिनिमम चल खैर, इस पे बहस करते हैं, एक लेते हैं एक वक्फा जी। वक्फे के बाद हम इस पूरी सारी बहस को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। कि नाज़रीन किराम, हमने यही सोचा कि अब इस सेगमेंट पे हम ये तय करें कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो निसार खोड़ साहब से मैं शुरू करता हूँ, सेनेटर निसार खोड़ साहब के साथ। वो वज़ीर भी रहे हैं, सिंध की सियासत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुल्क की सियासत पर उनकी पूरी गिरफ्त है। उनसे पूछते हैं, निसार खोड़ साहब, वे फॉरवर्ड क्या है, रास्ता क्या है? सर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारी बातों का कुछ न कुछ जवाब दे दूँ। पहले अभी एक दोस्त ने कहा कि जी पोलराइजेशन है, मैं समझता हूँ इस चीज से मैं एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत में पार्टियां हैं उनमें चारों सूबों की नुमाइंदगी है, सारी पार्टियां हैं सवाए एक पार्टी के, बाकी सारी पार्टियां हैं जो यहाँ कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस है, ऑलमोस्ट नेशनल कंसेंसस के साथ ये हुकूमत बनी हुई है। एक सुनहरी मौका है कि ये नेशनल हुकूमत, ये कंसेंसस हुकूमत अपने पार्टी के, अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोई प्रोग्राम बनाए। ये एक वे फॉरवर्ड होगा। ये जो कहते हैं ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए किसी का इंतजार मत करें। कौमी असेंबली है, सेनेट है, आप बनाएं कमेटी, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए वो चार्टर दे दें जिसपे पाकिस्तान की कौम लग जाए सोचने पे और वो आगे बढ़े। एक तो ये है। दूसरी, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया कि आरिफ अलवी साहब ने ये क्यों कहा था कि नो कॉन्फ्रेंस के पीछे किसी का इशारा नहीं है। किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे। वे फॉरवर्ड का मतलब है कि जब अभी ये दोस्त कह रहे थे कि जी इलेक्शन 3 महीने पहले कराए जा सकते हैं, 4 महीने पहले कराए जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि हाँ, इमरान खान की पार्टी भी इलेक्शन को कल नहीं करवाना चाहती, टाइम से पहले करवाना चाहती है। टाइम जो अगले साल अगस्त में या अक्टूबर में होगा, जो भी होगा, उससे चंद महीने पहले कराती है। ठीक है, उसमें एक बजट के बनाने का दिन भी होता है। ये हुकूमत भी चाहेगी कि हम अपना बजट बना के आवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करें कि हमने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की और की। जब वो खुद कह रहे हैं कि 3 महीने पहले भी हो सकते थे इलेक्शन, यही कुछ कह दे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो इसके मतलब कि आपने ऑलमोस्ट एग्री तो कर लिया है ना कि कल इलेक्शन नहीं होना, अपने टाइम पे अगर हो जाए तो आपको क्या एतराज है? अगर अपने टाइम पे इलेक्शन हो जाती है तो कम से कम फिर लोगों को एतमाद बढ़ेगा कि हमने जो भी वोट दिए उसको 5 साल के लिए माना गया, 5 साल के लिए माना गया और टर्म असेंबली ने पूरा किया। असेंबली के टर्म पूरे करने से अवाम को एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि असेंबली मुद्दा पूरा करे। एक तो ये तस्वुर है मेरे पास, मानो खुद रहे हैं कि जी 3 महीने पहले कह दें, 2 महीने पहले कर दें, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 महीने पहले कर दें, तो फिर पूरा टर्म क्यों नहीं होना चाहिए? भले कल को जो आज की हुकूमत है उसको भी अवाम के सामने सारा कुछ जवाब देना पड़ेगा, भाई हमने क्या किया क्या नहीं किया, अवाम को फैसला करने का पूरा मौका दिया जाए कि भले जी फैसला कर ले, जो तरह से करे, अगेंस्ट में करे हमारे, या हमारे फेवर में करे या उनके फेवर में करे। तो वे फॉर्ट तो यही है ना कि इलेक्शन होने चाहे 2 महीने पहले हो चाहे 2 महीने बाद हो। हाँ, एक इलेक्शन तो होने ही होने। ठीक बात। हमारी कोई मार्शलाई हुकूमत नहीं है कि हम इलेक्शन को भूल जाएं। ठीक बात है। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप इस बात पे अब क्या कहते हैं? आप दूसरी बात जो कह रहा हूँ, पाकिस्तान इकोनॉमिकली अगर बहुत तकलीफ में है तो फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इमरान खान साहब उसका हिस्सेदार हों। जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था तो भी दूसरी पार्टियों ने एग्री नहीं किया था, लेकिन एक चार्टर हो तो गया था। कुछ न कुछ तो खदोखाल बन गए थे कि कल को इदारे कैसे चलेंगे, सूबाई खुद मुख्तारी होगी, NFC का अवार्ड होगा, आजाद अदलिया होगी, आजाद प्रेस होगी, फला होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर ये बातें
कर पाए हैं इस 10 सालों में, तो उसमें भी कर लेंगे हम इंशाल्लाह। तो जरूरी नहीं है कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए आप ठीक 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 बात है आपकी निसार खोड़ साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? अच्छा देखिए, मेरा तो बहुत क्लियर कट कहना यह है कि इलेक्शन की तारीख का अनाउंस किया जाए। वो कहते क्यों किया जाए? अच्छा नहीं, अब ना करें ना, वो नहीं करना चाहते मत करें, हम तो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की तारीख का, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम की डिमांड है ये क्या होती है? पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों की डिमांड ये है कि फौरी इलेक्शन कराया जाए और फेयर इलेक्शन कराया जाए। ये डिमांड है। और दूसरी बात ये कि जब प्राइम मिनिस्टर फेयर कैसे हो, नहीं वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जी एक तो ये कि इलेक्शन पूरा कराया जाए, फिर एक साहब ने अभी निसार खोड़ो साहब ने किसने कहा कि जी वो एक्सटेंशन क्यों कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ की, वो इसलिए कह रहे हैं कि जब जो नई हुकूमत आएगी, क्योंकि वो सवाबदीद हमारे कानून के मुताबिक सवाबदीद प्राइम मिनिस्टर का है कि जब उनके पास 2-3 नाम जाते हैं, 4 नाम 5 नाम 6 नाम जाते हैं, तो वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाते हैं। ये या तो ये सिस्टम मुर्तजा साहब जी हैं, शाहीन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कोई ऐसा कानून हो जैसे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि जी जो सीनियर जज है वो जाता है, बल्कि वो 1 महीने के लिए भी या 2 महीने के लिए भी चीफ जस्टिस बन जाए तो वो बन जाता है, उसके बाद दूसरा आता है। तो इस तरह कोई ऐसा कानून होना चाहिए। लेकिन जब आप सवाबदीद दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर ये हर एक की ये ख्वाहिश है, पाकिस्तानियों की भी ये ख्वाहिश है कि वो जो भी वजीर आजम आए, वो शहबाज शरीफ आए, वो निसार खोड़ो आए, वो कोई भी आए है, मुर्तजा साहब आए, कोई भी आए, फिर वो उसकी सवाबदीद होनी चाहिए कि वो किसके साथ कंफर्टेबल है और किसके साथ वो जाना चाहिए। ठीक बात है। मैं मुर्तजा साहब से बाद में पूछता हूँ, पहले शोएब शाहीन साहब से पूछता हूँ कि आप क्या कहते हैं सारी सूरत-ए-हाल। 1 सेकंड सर, मुझे अगर मौका दे दो। निसार खोड़ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? सर मैं कह रहा हूं कि अगर ये कह रहे हैं कि सवाबदीदी अख्तियारात होने चाहिए और वो होते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इमरान खान ने अपनी ये कहते हैं सवाबदीदी इख्तियारात नहीं होने चाहिए, बल्कि नहीं होने चाहिए। एक मिनट, लेकिन आपने जानबूझकर सवाबदीदी अख्तियारात को देखकर आपने उसको एक्सटेंशन क्यों दी? वो आपने भी नहीं खड़ा हुआ। मेरे साथ सुनो। अरे बाबा सुनो तो सही। वो तो ये भी कहते हैं कि भाई आपने सुन के तो हम भी बड़े हो गए। नहीं, आरफ अलवी ने कहा यस, बाबा आरफ अलवी ने भी यस कहा ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हो कि आपने वोट दिया उसके। अच्छा आप बात सुन ले, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। आपने सवाबदीदी अख्तियारात को इस्तेमाल करके मूव किया कि आर्मी को एक्सटेंशन दी जानी चाहिए। आपने मूव किया, मैंने नहीं किया, अपोजिशन ने नहीं किया, पीपुल्स पार्टी या पीएमएलएन ने नहीं कहा था। मूव आपकी तरफ से थी कि आप सवाबदीदी अख्तियारात को ठीक बात आ गई आपकी निसार खोड़ साहब, आपकी बात आ गई। मैं अब शोएब शाहीन साहब से पूछता हूं कि वो क्या कहते हैं इस बात पे। देखे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बैठा है, उसके पास हाउस में मेजॉरिटी है, वो प्राइम मिनिस्टर है, लीगल है। कोर्ट ने नहीं कहा कि इलीगली बैठा है, कोर्ट ने नहीं कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली बैठा हुआ है। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमत बैठी है जिसको कोर्ट ने बहाल रखा है, तो फिर उसका हक होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल क्लियर, आपकी बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आपकी बात भी, और उनकी बात भी मुझे समझ आ गई। शोएब शाहीन साहब, आप क्या कहते हैं इस बात पे? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि हमने इस सेगमेंट में हमने डिस्कस करना था कि वे फॉरवर्ड क्या है। हमने जो माजी में जो कुछ हुआ या जो आज हो रहा है, जो कुछ हुआ है, हमने उसको डिस्कस नहीं करना था। ठीक है। वे फॉरवर्ड में हमने ये एक प्रपोजल और सजेशन दी थी कि लेट द पॉलिटिकल पार्टीज शुड सिट टुगेदर एंड फाइनलाइज दिस मैटर कि कैसे हम इस पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकलें। अब जो निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं वो तो स्टेटस को की बात है। भाई बात यह है कि अगर आप मुल्क को ठीक तरीके से चला रहे होते तो आज ये मुतालबा आवाम ना करती। आपने महंगाई मुकाओ आवाम से क्या मुराद है आपकी? फरवरी में, और उसके नतीजे में आपने महंगाई डबल कर दी। उसके साथ साथ सिचुएशन ये हो गई है जब आज आपसे मुल्क नहीं चल रहा, तो हम तो इस डेडलॉक को खत्म करने की बात करते हैं। देखें, जब तक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई भी सरमायाकार यहाँ सरमायाकारी नहीं करेगा।
कोई आपसे बात नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। और जब ये सारे दोस्त कह रहे हैं तो इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज कसूरवार है उस एक्सटेंशन देने में। ठीक बात है, ठीक बात आ गई आपकी। मैं अब सबसे आखिर में सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से कहना चाहता हूं कि वो इस मसले पर को कैसे कंक्लूड करते हैं। देखिए कदर किए जो मुझे कि आप इलेक्शन भले 4 महीने पहले हो तो 2-4 महीने पहले देने की मसला, फिर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्शन जो है ना इलेक्शन की डेट कोई मसला है। इनफैक्ट जो मसला जो समझ में आ रहा है वो 2 मसले हैं। एक मसला जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मसला है कि वो किसके हाथ से हो, और दूसरा मसला ये कि अगला बजट जो है ना वो मौजूदा हुकूमत दे ना पाए, ताकि अगर ये महंगाई का जो इन्होंने ये वजन उठा लिया है तो आगे कोई रिलीफ ना दे पाए। वो सारी उनकी पसंद कर आवाज आ रही, ठीक आ रही है। इसी प्रॉब्लम के अंदर जो है ना मुल्क जो है वो चलता रहे और लोगों को कोई रिलीफ ना मिल पाए, ताकि हम जो है ना अगले इलेक्शन के लिए कैंपेन में ये कह सकें कि ये देखिए ये नहीं संभाल पाए। तो ये इतनी जो है ना सेल्फिश सोच है कि ये सेल्फिश सोच जो है वो अवाम की किसी लीडर की नहीं हो सकती। अगर अवाम को बेनिफिट आपका कोई इवन मुखालिफ भी देने में कामयाब हो जाता है तो उसके लिए उसको आपको अप्रिशिएट करना है और उसके बावजूद आपको अपना प्रोग्राम तो नहीं कर रहे ना मुर्तजा भाई, आप कहते हैं नहीं, अब आप सुन भी लेना। आपका जहांगीर साहब आप सबकी बातों पे इतराज नहीं करें ना, आपकी बारी आ गई थी। मीर साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बात वो करेक्ट कर रहा हूँ। नहीं बात सुने, आप भी तो नहीं कर पाए थे ना 3.5 साल में। हमने तो किया था, 3.5 साल में नहीं किया था भाई, यही तो इतराज था आप पर। मीर साहब हमने किया था, हमने डॉलर को रोका। नहीं तो बात सुने, दूसरी पार्टियां नहीं मानती ना, दूसरी पार्टियां नहीं मानती। इन्होंने तो 4 दिन भाई आप अब उनकी बात सुने ना, आप उनकी बात भी सुने ना। उन्होंने कहा कि प्राइस 138 रुपए होनी चाहिए, 150 रुपए होनी चाहिए। जो रात के अंधेरे में 10 रुपए बढ़ाता है वो भाई आप उनकी बात ही सुने, आप बात सुने आप, वो डाकू होता है। भाई बात सुने आप, दूसरे की बात भी सुने। आप भी तो फिर काउंटर क्वेश्चन नहीं करते कि आप किस बात का रिलीफ देना चाहते हैं बजट के अंदर, जब आपके पास वसाइल ही नहीं है। आप फिर बारूदे सिंह बिछाएंगे, आप क्या 100 रुपए पेट्रोल को नीचे। भाई आफ्ताब जहांगीर साहब आप बच करें तो बेहतर है, वरना मैं लाइन काट दूंगा। असल प्रॉब्लम ये कि आप दूसरी की बात सुनते हैं, आप दूसरी की बातों में सुने ना। आपको पूरा वक्त दिया, आप दूसरे की बात सुने। नहीं मेरे को पूरा वक्त नहीं दिया आपने। अच्छा खैर खामोश रहे, जरा बात सुने आप दूसरे की। ये भी है कि आप दूसरे की बात जो है ना सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो कोई बात जो है ना वो ठीक कर रहा है तो आपके पास चोर डाकू के अलावा कोई और फिर जो है ना कुछ बात समझ में आपको नहीं आती है। देखिए 4.25 साल गवर्नमेंट हुई है, ये तबाही ये 4-5-6 महीने में नहीं आई है। 4.25 साल गवर्नमेंट जो की गई है ये तबाही वहां से शुरू हुई है। मैं इस बात को कंसीड करता हूँ क्योंकि मैं पब्लिक का मेरा एक ताल्लुक है, इस बात से कंसीड करता हूँ कि 4-5 महीने में मामला नहीं संभले। मगर इस बात को आप सब भी मानिए कि 4 साल में 4.25 साल में जो तबाही आई है वो तबाही जो है ना वो यहाँ तक ले आई है। तो ये इसमें जो है ये सबका किरदार इस तबाही में रहा है। उसमें जो है तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज्यादा शामिल है, क्योंकि उसको 4.25 साल मिल गए। हम जो है ना उसको संभाल नहीं पाए, इसलिए हम इसके लिए आज हम रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके ऊपर जो है ना वो लोग ये कहते हैं कि आप अगर न लेते तो इसके बाद जो है ना वो आफ्ताब साहब आपको शायद जो है ना वो कोई कैंडिडेट भी ना मिलते, आपके पास जो है ना मुल्क में खड़ा करने के लिए कोई लोग भी ना हुआ करते। तो ये हमने एक ऐसा वजन उठा लिया, हमने ऐसा बैगेज लेके चल रहे जो हमारा अपना की प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी और का प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जो है ना वो हमको मुसीबत में डाले हुए है। मगर बहरहाल चूंकि मुल्क है, मेरा भी है, आपका भी है, हम सब का भी है, तो हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। उसमें तमाम मसाइल को हल करना है। उसमें सिर्फ चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए भी जो है ना वो दोबारा बैठना पड़ेगा और हमको उसमें तय करना पड़ेगा कि फेयर इलेक्शन की जो आप बात करते हैं, फेयर इलेक्शन कराना जो है ना वो गवर्नमेंट का काम नहीं हुआ करता, वो इलेक्शन का काम होता है, इलेक्शन कमीशन का। वो इलेक्शन कमीशन कराए, भले कोई डेट भी फिक्स कर लीजिएगा, मगर जो है ना वो 2-4 महीने के लिए ये जितना जो जंजाल अगर बनाया जा रहा है इस मुल्क में, जितने जलसे किए जा रहे हैं, जितना इसको अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, इसकी अल्टीमेट लूजर आने वाली गवर्नमेंट भी होगी, आने वाला पाकिस्तान भी होगा और इस मुल्क के अवाम भी होगी।
इस बात को हम सबको मिलकर समझना है। ठीक है नाज़रीन कराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू हमने दिया है, किसी को नहीं रोका है, बल्कि क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई है तो वो भी हमने की है। देखिए हमें चाहिए कि हम मिल बैठकर इस पूरे मसले को बहुत संजीदगी से सोचें और इसका हल तलाश करें और बड़े तहम्मुल के साथ ये एहसास करें कि पाकिस्तान बहुत ख़तरे में है। अल्लाह करे पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकल आए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।